नमस्कार, मैं हूँ शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मेरे बगल की विंडो में आप राजू शर्मा जी को देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में लगातार आते हैं। रिटायर्ड आईएएस हैं। भारत सरकार में और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं और बहुत सारे सामाजिक सरोकारों के विषयों पर सत्य हिंदी के कार्यक्रमों में अपनी प्रतिक्रिया के साथ उपस्थित होते हैं और हमें एनलाइटमेंट करते हैं। आज हम लोगों ने एक बड़ा गंभीर विषय चुना है, लेकिन शायद आपको आनंद आए और आपको अच्छा लगे। वो ये है कि हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि दुनिया में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में भी और तानाशाह देशों में तो होता ही है, कि जनता जो है और बहुत सारे लोग ऐसी चीजों पर यकीन करते हैं जो सच नहीं होती, लेकिन उनका रेवड़ का रेवड़ उस पर समझता है कि वही सच है। और ये ज्यादातर वो अपने जो भी नायक होते हैं उस समय के, या जो नायक बनाए जाते हैं या नायक बन जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो एक कल्पना लोक में विचरते हैं और उसको बिल्कुल सच मानते हैं। और कई बार उस सच के लिए वो झगड़ा कर लेते हैं, कई बार उस सच के लिए वो हिंसा कर देते हैं, कई बार दूसरे की जान तक ले लेते हैं। संगठित तौर पर भी ऐसा करते हैं, बहुत दिनों तक दिमाग में भरे रहते हैं। ऐसा सब कैसे होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह से सोचने लगते हैं? इस पर बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये एक मतलब सोशियोलॉजी का एक सिद्धांत है। इस पर बहुत पढ़ा लिखा गया दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में या अन्य जगहों में, कुछ खास जगहों में ऐसी कोई बात हुई हो और लोगों ने उस पर चर्चा की हो। ये एक मतलब ज्ञात नॉलेज एरिया है। इस पर बात हम लोग करेंगे आज। और हमारे साथ, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, राजू शर्मा जी हैं। तो बिना भूमिका के आपसे अब सीधे पूछता हूँ, जरा सा इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप भी डाल दें, फिर मैं सवाल आपसे शुरू करता हूँ। शीतल जी, जो इस कार्यक्रम को के बारे में जो प्रारंभिक चर्चा हमने की कल, जी उसमें हमने ये सोचा था कि इसका टाइटल एक फ्रेज से, एक शब्द से निकल के आया। जी जी जी। ऑल्टरनेट रियलिटी जिसे कहते हैं, वैकल्पिक यथार्थ। करेक्ट। ऑल्टरनेट रियलिटी, वैकल्पिक यथार्थ। जी वैकल्पिक यथार्थ जैसे ही हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि यथार्थ में भी विकल्प हैं। यथार्थ कई तरह के हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। जी जी और हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक यथार्थ पे एक राजनीति के दृष्टिकोण से, एक जी जी व्यवस्था तंत्र के दृष्टिकोण से, जी जहां वैसे तो वैकल्पिक यथार्थ एक मायने में तो हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है जो उसकी स्मृतियों से जनित होता है। हर व्यक्ति दुनिया को अपने एक हिसाब से देखता है, अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसमें उसके सपने होते हैं, उसकी स्मृतियां होती हैं, उसने जो देखा है, जो भाला है, जो सोचा है, जिस तरह से यथार्थ को ग्रहण किया है। तो हर व्यक्ति का एक निजी संसार होता है। लेकिन हम उस यथार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक मानो एक किसी देश के, क्योंकि देश के संदर्भ में सबसे ज्यादा ये आज की तारीख में चर्चा में आया है। और विशेष रूप से जो अनुभव यूएसए का रहा जी हाल में, ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के दौरान, जी और विशेष रूप से जिस तरह से उसका अंत हुआ, जी जिस तरह की हैरतमंद चीजें वहाँ हुई हैं, जी हो रही हैं, होती जा रही हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया और यूएसए खुद सकते में आ गया कि कहाँ से हम कहाँ चले आए। जी तो सबसे पहले तो हम स्थूल रूप में, दूसरी चीज इसमें कहने की बात यह है, आपने कहा कि तानाशाही में और डेमोक्रेसी में या हर तरह के देश में ये सच, या जिसे ऑल्टरनेट फैक्ट भी कहते हैं, कि झूठ को सच मान लेना, वगैरह वगैरह।
लेकिन हम तानाशाही की बात नहीं कर रहे हैं। तानाशाही में अलग चीज होती है, और हम अपनी बातचीत के माध्यम से ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिस वैकल्पिक यथार्थ की बीमारी के रोग की हम बात कर रहे हैं, वो विशेष रूप से लोकतंत्र में ही होता है, जी जहाँ पे एक वोटर होता है जो अपना वोट डालता है और अपने नेता को, यूएस में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ वोटर ये सोच सकता है कि भाई मैंने प्रेसिडेंट को चुना है। जी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे भी चूंकि पूरी दुनिया में अब लीडर बेस्ड सिस्टम हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हम जैसे बात करते ही हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया है, एक नेता है, उसी के नाम पर पार्टी है, मोदी इज इंडिया की बात होती है, मोदी सरकार की बात होती है। तो हम तो वहां पे वोटर जो है वो एक भागीदार की तरह उपस्थित होता है, और लीडर और वोटर के बीच में जो रिश्ता कायम होता है, जिसमें वोटर अपने आप को सशक्त महसूस करता है कि उसने वोट देकर अपने लीडर को चुना है, जी तो उनके बीच एक रिश्ता कायम होता है, जी और ये रिश्ता एक वैकल्पिक यथार्थ की रचना करता है। ये एक दुनिया में बहुत नई चीज नहीं है। ये पॉपुलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, पॉपुलिस्ट लीडर्स की बात करते हैं, ये चीजें प्रकट होकर और एक फर्क पैदा करते हुए, मतलब जबरदस्त फर्क पैदा करते हुए अभी पिछले 10-20 वर्षों में ही सामने आई हैं। तो मैंने भी इस विषय पर कल आपसे बात करने के बाद फॉर्मली औपचारिक रूप से सोचा नहीं है, और मैं एक प्रयोग इस तरह का कर रहा हूं कि आपसे बात करते हुए ही मैं भी अपनी सोच को आगे बढ़ाऊंगा। तो हमारे लिए भी एक खोज का विषय है। हम कोई पहले से पचाई या पहले से जानी या पहले से समझी सोची थ्योरी पेश नहीं कर रहे हैं। हम भी समझना चाहते हैं कि वैकल्पिक यथार्थ क्या चीज है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या प्रभाव है, कुप्रभाव ही दिख रहे हैं, और इससे क्या खतरे उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि यूएस में एक चक्र इसका पूरा हो गया है 4 साल का, वहां पे चीजें ज्यादा प्रकट रूप में सामने आई हैं बनस्पत भारत के। हम ये भी मीमांसा रखेंगे कि भारत में भी लगभग कुछ इसी तरह की चीज हो रही है। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जब थोड़ा सा हम यूएस को लेके चलते हैं, ट्रंप जी के कार्यकाल को शुरू से लेके चलते हैं। जब इलेक्शन हुए 2016 में, तो ट्रंप मेरे ख्याल से मन मन में खुद भी अचंभित से हुए थे कि वो इलेक्शन जीत गए। स्विंग स्टेट्स को उन्होंने जीत लिया, और जीतने के बाद पहली चीज उन्होंने कही कि लैंडस्लाइड जीत हुई है मेरी। लैंडस्लाइड मतलब मैं घोर तरह से जीता हूँ, मतलब पूरा साफ कर दिया। जबकि वो असल वो असल बिल्कुल नहीं था, तथ्य के अनुसार नहीं था। उसको कुल मिलाकर कम वोट मिले, 30 लाख वोट कम मिले थे उनको। हाँ, उनको ज्यादा वोट मिले। और वहां चूंकि जिस तरह से गणना होती है इलेक्टोरल कॉलेज की, तो स्विंग स्टेट होते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहां वो 4 स्टेट 5 स्टेट को जीत के उन्होंने पलट लिया इलेक्शन, और 303 उनको इलेक्टोरल वोट्स मिले। और विडंबना ये है कि एग्जैक्टली इसी मार्जिन से बिडेन ने हरा दिया, बिल्कुल उसका उलट किया है। जितने स्विंग स्टेट ट्रंप जीते थे वो सारे उन्होंने वापस कब्जे में कर लिए वगैरह। तो पहला झूठ ट्रंप ने वहां से शुरू किया। दूसरा, अगर आपको याद होगा, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था तो पहली उसमें कितने लोग आए, इस पे करोड़ों की उसने गिनती करा दी कि वहां इतने मिलियन लोग थे और इतने फला लोग थे, और ट्वीट से उन्होंने अपना ये सारी चीजें कहनी शुरू की। तो झूठ की एक का प्रारंभ हुआ। मेरे ख्याल से पहली बार यूएसए एक इस समस्या से जूझने की स्थिति में आया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो खुलेआम झूठ बोल रहा है। इससे पहले बहुत खराब प्रेसिडेंट वहां रहे हैं,
हाँ हाँ। लेकिन मुंह पर सफेद झूठ बोलने की मेरे ख्याल से कोई इतिहास नहीं था। नहीं था। लोग लोग झूठ बोलते हैं लेकिन बहुत करीने से और एक बोलते आध बार हैं। किसी ने बोल दिया, हाँ, गलत बोलते छाप देते रहना, हैं बिना या मुकर झिझक। जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जी। या उसको कोई एक अजीब सी एक ट्विस्ट दे देते हैं। एम्फेसिस, हाँ, वो दे देते हैं। लेकिन सफेद झूठ मतलब जिसका कोई बेस ही नहीं है, वैसा झूठ तो पहली बार, तो उससे हंसी भी हुई उस समय, ठिठोली होने लगी। जी। और धीरे धीरे लोगों ने तरह तरह की चीजें हुई कि एक उनके झूठ का मीटर तक चल गया। एक दो तमाम न्यूज़पेपर या अखबार न्यूज़ झूठ काउंट ऑर्गेनाइजेशन करने लगे, उनका चार्ट बनने काउंट लगा करने कि लगे इस और उसकी महीने संख्या कितना हजारों में झूठ बोला। चली गई। जी जी। 55,000 झूठ बोले या 56,000 झूठ बोले अपने पूरे ठीक कार्यकाल में, इस तरह की स्थिति आ गई। ठीक। लेकिन तब जो व्यवस्था थी या जो तंत्र था वो झींक तो रहा था इस चीज से, लेकिन इसके क्या परिणाम हो रहे हैं या ट्रम्प महाशय जो कर रहे हैं उससे कैसे आधारभूत ढांचागत चीजें परिवर्तित हो रही हैं। पॉलिटिक्स जिसे समग्र पॉलिटिक्स होती है, एक समग्र पॉलिटिक्स होती है, हर व्यक्ति की जो पॉलिटिक्स है उसका जोड़ कर लो, आपस में इंटरैक्शन से जो उसका जोड़ बनता है, तो एक समग्र पॉलिटिक्स होती है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करती है। ठीक उसमें किस तरह के प्रभाव पैदा हो रहे थे उसके बारे में लोग धीरे धीरे साथ ही सीख रहे थे, समझ रहे थे। ठीक। और होते होते वो झूठ गंभीर भी होते गए। चाहे वो रशिया को लेकर इलेक्शन वाली बात आई, या उनके अजीब तरह के स्टेटमेंट्स, जैसे वो अचानक डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो इब्राहिम लिंक दुनिया में या अमेरिका के इतिहास में सबसे अच्छी प्रेसिडेंसी मेरी है, या सबसे अच्छी ग्रोथ के बारे में झूठ बोल दिया, कुछ और चीज के बारे में झूठ बोल दिया। जब ब्लैक लाइव्स मूवमेंट वहां शुरू हुई और ये रेशिज्म वगैरह का चीज सामने आई और उसको कुचलने के प्रयास हुए, जिसमें ट्रम्प मेजर फिगर थे उकसाने वाले लोगों को, तब वो ये बिना पलक झपकाए स्टेटमेंट देते थे कि जितना मैंने श्वेतों के लिए अश्वेतों के लिए किया है, ब्लैक्स के लिए किया, उतना तो अमेरिका के इतिहास में किसी प्रेसिडेंट ने किया ही नहीं। तो इस तरह की चीजें आप देखिए, फिर ये हंसी हंसी में आगे चलते हुए ये पराकाष्ठा पे कहाँ पहुंचा। पराकाष्ठा पे ये पहुंचा कि इलेक्शन हुए। इलेक्शन में ये तो समझ लो कि एक संयोग कह लो, या एक ये कह लो कि खुशी की बात है कि बहुत क्लोज इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्टोरल व्यवस्था के संदर्भ में एक बड़ी जीत बिडेन ने अर्जित की और काफी साफ रूप में जीत गए। अगर वो सचमुच क्लोज होता, जैसे एल गोरे का इलेक्शन था, सचमुच क्लोज होता, तो उसके क्या परिणाम होते इसकी कल्पना करिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो फिर बहुत ही मुश्किल वाली चीज हो जाती। तो स्पष्ट इलेक्शन वो हार गया। उसके बाद जो नवंबर के बाद से 2 महीने के वक्त में मिस्टर ट्रंप ने जो कारस्तानियां करनी शुरू की और लोगों को उकसाना शुरू किया, और झूठ बोलना शुरू किया कि मैं उसमें तो जीत गया, धीरे धीरे, हाँ मैं तो जीत गया हूँ मैं तो और जीत गया हूँ और मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा उस है। बात पे, हाँ, लेकिन हम ये षड्यंत्र, हम तो ये इलेक्शन स्टील कर लिया है उन्होंने, और तमाम तरह की दलीलें कि किस तरह से रातों रात ये हो गया, फला हो गया, तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। हाँ, हर तरह की थियरीज। लेकिन उसका नतीजा, जो सबसे खराब कल्पना आप कर सकते हो वहां जाकर पहुंचा। और मेरे ख्याल से बहुत कम ज्ञानी लोग वहां पे ऐसे थे जो उसकी उसकी पराकाष्ठा को पहले से सोच पाए। जी जी। जितना खराब हो सकता है उतना खराब हुआ। तो वास्तविकता ये है कि इन सारी चीजों के मार्फत आज की तारीख में भी यूएस में जो रिपब्लिकन बेस है, जो उनका वोट है रिपब्लिकन, 7 करोड़ लोगों ने लगभग वोट किया रिपब्लिकन्स को, और
लगभग 7.5 करोड़ या 7.67 करोड़ लोगों ने डेमोक्रेट बिडेन को वोट किया। उसमें से 20% लोग ही आज की तारीख में भी ये मानते हैं कि भाई इलेक्शन हार गए ट्रम्प। 20% लोग ये मानते हैं कि ट्रम्प इलेक्शन नहीं आ रहा, उसको जो है जबरदस्ती हराया गया है, असल में वो जीता है। अच्छा, या वोट चुरा लिए गए हैं। और 20% लोग आज की तारीख में भी कन्विंस्ड हैं कि ट्रम्प ने इलेक्शन जीता था, उनसे छीन लिया गया है ये फर्जीवाड़े से ये वोट। 20% का मतलब हुआ 1.5 करोड़ लोग यूएस में ये मानते हैं। और ये हुई एक वैकल्पिक यथार्थ जो कि एक बबल की तरह से यूएस में बन गया है, एक रिपब्लिकन यथार्थ बन गया है, जिसका से कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ आप विमर्श या बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में संगत है, अपने आप में पूर्ण है। वहां लोगों को खाना भी मिलता है, वहां लोग पेट भी भरा है, वहां अर्थव्यवस्था भी वैसे ही चलती है। लेकिन फैक्ट्स जो है उनमें ये भी एक फैक्ट है कि ट्रम्प इलेक्शन जीते, और ट्रम्प को जबरदस्ती इलेक्शन एक दुर्भी संधि के माध्यम से, व्यापक षड्यंत्र के माध्यम से, एक देशव्यापी षड्यंत्र के माध्यम से हरा दिया गया। ये वैकल्पिक यथार्थ है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें क्या जरूरी चीज है। इसके थोड़े भारतीय संदर्भ बताएं तो हमारे जो दर्शक होंगे उनको भारतीय संदर्भ, अभी इसको थोड़ा सा, इसको पूरा समझ लें, इसको पूरा ये समझ लें कि इस वैकल्पिक यथार्थ की रचना के लिए दो अवयवों का होना जरूरी है, दो चीजों का होना जरूरी है। कि एक तरफ अच्छा, इसमें ये संकेत दे दूं कि जो नॉर्मल पार्टी की व्यवस्था है, उनकी रिपब्लिकन पार्टी है, उनके सेनेटर हैं, उनके कांग्रेस के लोग हैं, वो एक तरह से दरकिनार हो गए, या तो डर के मारे, या कि हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी, या निजी स्वार्थ के मारे। जिन भी कारणों से वे बाध्य हुए कि वे इस वैकल्पिक यथार्थ में उनको शामिल होना ही होना पड़ा, अन्यथा वो रिपब्लिकन नहीं रहते एक तरह से। तो शर्त लगभग ये बन गई, रिपब्लिकन होने की शर्त ये बन गई कि ट्रम्प इलेक्शन जबरदस्ती हराया गया है एक षड्यंत्र के माध्यम से। ये शर्त बन गई। अगर आप ऐसी विश्वास नहीं करते तो आप रिपब्लिकन नहीं है। तो इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तरफ एक पार्टी का लीडर होना जरूरी है जो चुंबकीय है, डेमोगॉग है। मतलब डेमोगॉग को पता नहीं आप क्या कहेंगे, जो भाषण देके लोगों को फुसलाता है, आंकने वाला। क्या उसका शब्द, आकू हमारे कह सकते हैं, आकू। हाँ, तो एक डेमोगॉग है, चुंबकीय है, और झूठ बोलता है, और किसी भी जो एक कम्युनिकेशन की एक बेस होती है कि भाई आप किसी रूल पे, कुछ नियम होते हैं कम्युनिकेशन आपस में संवाद करने के, उनमें से किसी भी नियम पे वो खरा नहीं उतरता है, या वो नियम मानता ही नहीं। वो अपने हिसाब से कहता है, अपने हिसाब। एक तरफ वो, और एक तरफ समझो ये 1.5 करोड़ लोगों का मॉब कह लो इसको, जनसमूह कह लो इसको, भीड़ कह लो इसको, फॉलोअर कह लो इसको, ट्रम्पवादी कह लो इसको। तो इन दो लोगों के बीच एक तरह से एक पैक्ट बन गया। तानाशाही में दूसरी चीज होती है। तानाशाही में तो एक व्यक्ति आता है, उसको पब्लिक का दमन करके, वो उनकी आवाज कुचल के, वो वैकल्पिक यथार्थ नहीं रचता, वो केवल शक्ति के माध्यम से, ताकत के माध्यम से, बल के माध्यम से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और उसमें वो तमाम ऑपरेशन करता है, शोषण करता है, आर्मी का इस्तेमाल करता है। जरूर प्रोपेगेंडा होता है कि हमने इतना विकास कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वहां पे एक दो तरफा पैक्ट नहीं होता। तो वैकल्पिक यथार्थ में यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, निर्णायक चीज ये है कि राजनीतिक क्रम में, या राजनीतिक व्यवस्था में, या तंत्र में
एक लीडर और उसके फॉलोअर के बीच में एक समझौता, एक अलिखित समझौता, एक एक करार किस्म का कायम हो गया, जो एक वैकल्पिक यथार्थ रच रहा है। अब आप जो पूछना चाह रहे थे कि आप इसका संदर्भ हम भारत से भी जोड़ें, तो बताएं किस तरह से जोड़ें। हम शुरू कर सकते हैं। नहीं, अब आपके आज समझाने ही का से एक उदाहरण। बात मेरी समझ में आती है कि हाल के दिनों में बिहार इलेक्शन से ठीक पहले इसी तरह का एक वैकल्पिक यथार्थ एक सिनेमा के एक अभिनेता के मृत्यु के मामले में रचा गया। उसने आत्महत्या की, इसके बारे में लोकल पुलिस की रिपोर्ट थी, सीबीआई को आदेश हो गया जांच का। बहुत कंट्रोवर्सी के बाद उसने भी अब तक किसी को न गिरफ्तार किया है न कुछ किया है। उस बात को 5-6 महीने हो रहे हैं। तो अब सारी संभावनाएं यही संकेत करती हैं कि वो आत्महत्या ही थी। लेकिन अब जब फाइनल उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तब इसको फाइनलिटी से कह दिया जाएगा। लेकिन एक समानांतर यथार्थ लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है और वो बाकायदा उसके लिए पागल है। सोशल मीडिया और सब पर उनके संगठन बने हुए हैं। वो मानते हैं कि ये हत्या थी एक, और इसके अलावा एक और लड़की की हत्या वो इससे जोड़ देते हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहीं से कोई तथ्य नहीं था। सिर्फ कुछ मीडिया हाउसों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, वहां की राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे झूठ गढ़े, जो कहीं नहीं टिके। किसी भी फोरम पर जब वो किसी भी स्क्रूटनी में आए, चाहे लोकल अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उनका कोई धरातल नहीं था। वो एकदम झूठे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा समाज है अभी, भारतीय डायस्पोरा, जो विदेशों में भी बसा हुआ है। वो इन तथ्यों की जगह उन झूठों पर अपनी पूरी मतलब सहमति ही नहीं रखता। उसके लिए लड़ना भिड़ना, चंदा देना, इन्वॉल्व होना, रोना गाना, छाती पीटना, ये सब करता है। तो ये तो हुआ। खैर, इसमें कुछ राजनीति थी, कुछ राजनीति के अलावा चैनलों का अपना टीआरपी वगैरह था। ये एक प्रतीक है। लेकिन बेसिकली सत्ता जो कर रही है हमारे यहाँ, जैसे आप, चूंकि वो एक आजकल सबसे टॉक ऑफ द टाउन है, वो 500 पेज जो इस पे व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी के सबके सामने घूम रहे हैं और उसके टुकड़े टुकड़े सब पढ़ लिख रहे हैं। उसमें एक सत्य उद्घाटित है कि अपने चैनल के स्क्रीन पर बैठकर यही आदमी गला फाड़ फाड़ कर, छाती पीट पीट कर और तमाम लोगों को स्क्रीन पे लगा लगा के चिल्लाता है कि तमाम तरह की सफलताएं इस सरकार ने अर्जित कर ली हैं, चाहे सैनिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक हो, सारी। लेकिन जब वो निजी टॉक्स करता है किसी से व्हाट्सएप पे, तो कहता है कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया। एग्जैक्टली वो ये वर्ड यूज, बर्बाद कर दिया, ये कहता है। तो मतलब पर्दे के पीछे वो कह रहा है वही सच जो सच है, जो सब जानते हैं, जो आंकड़ों में लिखा हुआ है, जो तथ्य है कि अब बेरोजगारी 50 साल से भी ज्यादा पुराने में चली गई है, और जो तथ्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह माइनस में अब तो चली गई, और लगातार माइनस में हो रही थी। नोटबंदी के बाद से लगातार ही उसमें नकारात्मक रुख था। लेकिन लोगों में ये स्थापना इन्हीं माध्यमों के जरिए और दूसरों के जरिए सरकार के द्वारा करने में सफलता मिली हुई है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, बहुत तरक्की हो रही है, हम तो बहुत आगे चले गए, हम तो चीन को भी पछाड़ चुके हैं। हाँ शीतल जी, आपने जो आप उदाहरण जो दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी का, कि वो ये कह रहा है कि काफी बुरे हाल है इकोनॉमी वगैरह के, वो एक निजी संसार में अपना मत व्यक्त कर रहा है जी। और वो इतना दिमाग उसमें है कि वो दो संसार में पैर जमाए है। लेकिन जो वैकल्पिक यथार्थ का संसार है, वहां उसकी जमीन तय है, वहां उसका सोचने का ढंग तय है, वहां पर वो ये बात नहीं कह सकता। उसका एक रोल है उसमें। जी। हमारे यहाँ वैकल्पिक यथार्थ की रचना कई स्तरों पर और ज्यादा सूक्ष्म तरीके से हो रही है, और इसके लिए हमको 6 साल 5 साल 2014 में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि शुरू में हम वॉट अबाउटरी की बात करते थे, जब एक अच्छे दिन भी एक शब्द होता था वैकल्पिक यथार्थ का। जी। अब लेकिन वैकल्पिक यथार्थ के लिए आवश्यक हो गया था कि अच्छे दिन शब्द जो है खारिज हो जाए। अब उस वैकल्पिक यथार्थ के बबल में, स्फीयर में, अच्छे दिन नाम का शब्द आपको आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा।
ठीक। तो शुरू में अगर आपको याद हो 2014 में शुरू किए तो व्हाट अबाउटरी होती थी कि आप कोई भी क्रिटिसिज्म करिए सरकार का तो वो ये कहती थी कि उसके बारे में क्या, उन्होंने कैसे ये किया, मुसलमान ने, औरंगजेब ने क्या किया था, फलां ने क्या किया था, व्हाट अबाउटरी होती थी। जी। वहीं धीरे 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 इतिहास को के नजरिए को परिवर्तन करने की एक लगभग साजिशी पहल बहुत ही चौतरफा तरीके से शुरू हुई, जिसमें टेक्स्ट बुक्स बदले गए, पढ़ाने का तरीका बदला गया, चीजों को देखने का तरीका बदला गया। बहुत स्तरीय थी वो, स्कूल का क्लासरूम में भी हो रहा था। एक चीज जैसे सिंपली सामने आती है कि सरदार पटेल जी को अप्रोप्रिएट अपना भाग बनाने के लिए एक पूरी मुहिम चली। वो चलते चलते उनकी एक स्टैचू स्थापित हो गई। अब वैकल्पिक यथार्थ ये इस तरह से बन रहा है, अब ये अपनी पराकाष्ठा पे तब पहुंचेगा जब लोग ये मानने लगेंगे कि सरदार पटेल कभी कांग्रेसी थे ही नहीं। वो हमेशा से नेशनलिस्ट थे और हमेशा से वो आरएसएस के साथ उनका बहुत भावात्मक संबंध था। अभी हाल में ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने एक कोई किताब गांधी पे रिलीज की है हाल में, जिसमें गांधी जी को एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अग्रणीय नेशनलिस्ट नेता के रूप में वो प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। सबसे बड़े नेशनलिस्ट है वो महात्मा गांधी। नेशनलिस्ट का मतलब हुआ हिंदुत्व, राष्ट्रवादी। जो नेशनलिज्म की जो इनकी पूरी एक थियरी है, जो पूरी इनके सिद्धांत है, हिंदुत्व का जो सिद्धांत प्रतिपादित है 100 साल से, उसमें वो सबसे बड़े नेशनलिस्ट नेता के रूप में उस किताब में ये कहा गया है और हमारे आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर काफी बल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी कहा जाता है कि वो महान नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जबकि वो उसके ठीक विपरीत थे। ये वो कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति थे, उन्होंने नेशनलिज्म को, बल्कि गांधी जी को भी वो क्रिटिसाइज करते थे, स्वदेशी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया पॉलिटिकल टूल के रूप में। तो वो इस तरह से अंबेडकर जी के बारे में कि अंबेडकर जी के हम पद चिन्हों पे चलते हैं। अंबेडकर जी आज बहुत खुश होते जब 370 का डिसीजन हुआ या अयोध्या का निर्णय आया या बड़ी बड़ी चीजें जो ये करते रहते हैं वो हुई, तब वो कहते थे कि ये हमारी उनकी चरणों में अर्पित है, अगर वो होते तो वो इसका पुरजोर स्वागत करते। तो अंबेडकर जी भी धीरे धीरे एक नेशनलिस्ट हो जाएंगे, जो नेशनलिज्म की परिभाषा उनके हिसाब से। ये वैकल्पिक यथार्थ की छोटी छोटी इकाई, ये तो छोटी नहीं, ये तो बड़ी है, लेकिन ये उसके घटक है, उसके अवयव है। वैकल्पिक यथार्थ को आप एक माने कि पूरी दुनिया है, उसके अंदर हर क्षेत्र का, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इतिहास हो, उसकी एक जगह है, वहां पे उसकी एक मान्यता है, उसका एक तर्क है, उसका एक पूरा कॉज इफेक्ट है, एक वर्णन है पूरा। उस वर्णन में ये भी है कि जितने लोग जो है सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। उसमें अर्बन नक्सल का एक वर्णन है, उसमें एक वर्णन, तरह तरह के वर्णन है, ये सारे लोग, हमारे पाठक सब जानते हैं। लेकिन ये चीज धीरे धीरे पकती रही और बड़े बड़े तरीके से, बड़े यूएस में थोड़ा ज्यादा साफ तरीके से हुआ, क्योंकि वहां एक ट्रंप था और ट्रंप ट्वीट के माध्यम से, यहाँ पे संकेतों में बात होती है, मैसेजिंग थोड़ी सी सूक्ष्म है, उसके अर्थ आप मैसेजिंग में अपने भाषण में कह कुछ और रहे हैं लेकिन अर्थ कुछ और है, लेकिन अर्थ वो जो इनका फ्लोर है वो समझ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, पार्टी चाहे हमारी व्यवस्था कैसी भी हो, कि बीजेपी एक पार्टी है, आरएसएस है, तमाम नेता हैं, स्टेट्स हैं,
स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक व्यक्ति जो है वो एक चुंबकीय नेता है। उसके बोल जो है वो एक एक बोल उसका करोड़ों की वैल्यू है उसकी। उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स की संख्या भी करोड़ों में है। दोनों के बीच में करार स्थापित हो गया है, दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हैं। आप तीसरा जो है उसकी व्याख्या करता है, लेकिन वो सीधे समझ लेते हैं उनको कि संकेत हमारे लिए क्या है। वो मतलब उनकी एक निजी आपस में एक संपर्क सूत्र स्थापित हो गया है। उसके भी जो ये अपनी रैली में बोलते हैं या जो रोजमर्रा के जो भाषण देते हैं, जो बातें कहते हैं, वो उसको उनका वो करोड़ों उसमें हो सकता है 5 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, 7 करोड़ लोग हों, उनके बीच में एक संसार बन गया है। और वो संसार जो है, चाहे उसे आप मोदी संसार कहिए, चाहे उसे आप वैकल्पिक संसार कहिए, वैकल्पिक यथार्थ कहिए, वो उसमें वो जी रहे हैं जो इस सरकार के, और उसके खिलाफ वो किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए या आपसे संवाद या आपसे तार्किक कोई भी बहस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं नहीं जानता में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना गोस्वामी की तरह से निजी क्षेत्र में कहें कि ये सब ठीक नहीं है, सब गलत है, झूठ है, या वो खुद अपने से क्या इस बात में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है उनमें से आधों ने अपने आप को शायद कन्विंस भी कर लिया है कि वो ये सत्य जी भी रहे हैं। अब आप 3 चीजों में इसके आप एक्सट्रीम वर्णन देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इसके भीमा कोरेगांव के केस में, उसके बाद आप देखते हैं दिल्ली राइट के केस में, और तीसरे चूंकि ये हाल की चीज अभी हो रही है, अभी घट रही है, वो फार्मर एजिटेशन में देख सकते हैं। दिल्ली राइट्स की जो घटना है जग जाहिर है, हर व्यक्ति जो दिल्ली का बाशिंदा है या जिसने भी इस चीज को देखा है या खुद प्रत्यक्ष भोगी है या प्रत्यक्ष दर्शक है, वो जानता है कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। सीक्वेंस सारी पता है, सारी वीडियो पे कॉट है, उसका एक नैरेटिव है। लेकिन उसका एक बिल्कुल विपरीत नैरेटिव बनाकर न केवल उसको पॉलिटिकली वैकल्पिक यथार्थ का भाग बनाया गया, उसको अब लॉ में भी, लीगल प्रोसीडिंग में भी, कोर्ट में भी, चार्जशीट में भी वही चीज वर्णित कि आप चूंकि राइट से 4 महीने पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई बात कर रहे थे और आपने कह दिया कि भाई अब तो संघर्ष जो है एक विकल्प है, लोगों को सड़क पे उतरना होगा और संघर्ष करना होगा, और इसको आपने जोड़ दिया कि इस वजह से राइट्स हो गए। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल, ये सामान्य रूप में इम्पॉसिबल चीज है, असंभव चीज है, इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक संसार में ये स्वतः सिद्ध है, उस संसार में उनके लिए ये स्वतः सिद्ध है कि ऐसे यही हुआ है। उसी तरह से भीमा कोरेगांव में हुआ कि जो एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी मराठा को लेकर और दलित को लेकर, वहां सारे लोग जो दलित के लिए काम करते हैं या एक्टिविस्ट हैं उनके फेवर में, जो निचलों के लिए, दलितों के लिए काम करते हैं, वो बन गए उसमें आरोपी, चाहे वो वहां मौजूद थे या नहीं थे। मतलब झारखंड से एक 86 ईयर ओल्ड स्टैन स्वामी तक अरेस्ट हो गए उसमें, कि जैसे मान लीजिए उन्होंने ही वहां पे आग लगाई थी। और अगर आप एक ये भाषण देते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा और सड़कों पे जुलूस निकाले जाएंगे, तो वो हो गया रायट का या हिंसा का कारक। मतलब ये इन चीजों में आगे बढ़े तो वो चीज, एक चीज जो पूरी नहीं हो पाई, एक समय में वर्तमान सत्ता ने ये भी कोशिश की थी कि दलित अपने आप को दलित न कहे। एक कोई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया था और ये कहा गया था कि दलित जो है वो अपने को अनुसूचित जाति कहे या अनुसूचित जनजाति कहे, ट्राइबल। दलित अपने आप को दलित ना कहे, क्योंकि ऐसे करके तो वो अपना अपमान कर रहा है। आप समझिए,
दलित शब्द जो है वो दलित, वो संघर्ष का, वो कास्ट के खिलाफ, दमन के खिलाफ की का एक पर्याय बन गया है। इस शब्द की एक हिस्ट्री है। मैं दलित हूं ये कह के आज प्रोटेस्ट करते हो आप। दलित पार्टी एक प्रोटेस्ट का प्रतीक है, लेकिन ये कोशिश की गई थी और इस तरह की चिट्ठी भी जारी शायद हुई थी या इस तरह का संकेत दिया गया था और कहा गया था कि दलित व्यक्ति को अपने लिए या किसी भी मीडिया को जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है दलितों के बारे में या अनुसूचित जातियों के बारे में, वो दलित शब्द इस्तेमाल ना करके अनुसूचित जाति जनजाति शब्द इस्तेमाल करे। इस तरह से भाषा के स्तर पे भी वैकल्पिक संसार कायम किया जाता है या कायम होता है। अब आप आ जाएं आज के हालात पर, फार्मर्स प्रोटेस्ट आप देख लीजिए, मतलब ज्यादा दूर नहीं, यहीं पर है, आप जाके देख सकते हैं कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कितनी साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। लेकिन वैकल्पिक संसार में आप उनसे तर्क नहीं कर सकते। वहां पे तो तर्क स्पष्टतः ये सच है कि वहां पे बहुत ही बिचौलिए किस्म के लोग, बहुत धनवान किसान जिनके पास अथाह पैसा है, पूंजी है, जिनकी पूरी दुनिया में शिरकत है, जो बहुत मौज मस्ती से रहते हैं, वो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, वो यहाँ पे बिरयानी खाते हैं, वो यहाँ पे गाने गाते हैं, मौज कर रहे हैं, उनको मजे आ रहे हैं, रात में ठंड में बैठ के वो मस्ती काट रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। वहां पे अराजक तत्व हैं, वहां पे खालिस्तानी हैं, वहां पर आतंकवादी हैं। तो ये आप अपना सिर फोड़ लीजिए, आप बहस कर लीजिए, लेकिन जो वैकल्पिक संसार है वहां पे तो ये, चूंकि वैकल्पिक संसार के बुनियादी सिद्धांत है ना, और उसमें सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि चिरकाल लीडरशिप या एकमात्र लीडरशिप, एक व्यक्ति का बोल, उसकी आवाज, देश की आवाज, वो झूठ, उसका कहा अकाट्य सच है, उसका कहा न कानून से, न राजनीतिक प्रोसेस से, किसी भी चीज से वो काटा नहीं जा सकता। एक चीज है बस, यहाँ पे भी वोटर और नेता के बीच का ये निर्णय है, और ये चीज तब तक कायम रहती है जब तक वोट नेता के पक्ष में पड़ रहे हैं, जब तक नेता नेता है। तो ये एक तरह से स्थायी हो गया है। यूएस में भी ये तिलिस्म टूटने में इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं वैकल्पिक यथार्थ की यूएस में, कि ट्रंप के जाने के बाद भी सालों साल लगेंगे इस यथार्थ को, इस बुलबुले को खत्म करने में या तोड़ने में, क्योंकि उसके वहां पेड़ उगाए हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान में भी इसकी जड़ें गहरी होती जा रही, और यही कारण है कि विपक्ष उनकी भाषा भी लगभग वैसी होती जा रही। जो मेन मुद्दे हैं, जो बुनियाद है वैकल्पिक संसार की, मुसलमान के बारे में, दलित के बारे में, कमजोर के बारे में, या कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में, लगभग वही आवाज विपक्ष इन चीजों पे कहाँ ओपनली लड़ पा रहा है। कांग्रेस पार्टी कहाँ ओपनली लड़ पाती है। मुसलमान के नाम से तो अब राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल करना तो लगभग वर्जित हो गया है, या उनके मुद्दे उठाना तो वर्जित हो गया है। तो पावर, वैकल्पिक संसार का एक पावर है कि वो, हम आप कह रहे हैं कि एक असल संसार है, वो लोग उनके वैकल्पिक संसार में हम जो भी बात कर रहे हैं ये नितांत मिथ्या है। ये हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम जितनी बातें कह रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं है। हम लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी राजनीतिक दल या हमारे कोई मंसूबे हैं, या हमारे कोई निहित स्वार्थ है, या हम किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सच नहीं है, वो झूठ है, ये कुप्रचार है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। ये काफी त्रासद चीज है, मतलब दुखदाई चीज है। हमारे देश में
पॉलिटिक्स और डिफरेंट पार्टीज हमेशा से थी, भाजपा भी थी हमेशा से, राज पहले भी भाजपा ने किया है, पार्टीज आती है जाती है, लेकिन वैकल्पिक संसार के एक पूरे की फिलॉसफी या एक पॉपुलिस्ट, जो कि पॉपुलिस्ट लीडर से जन्म लेती है, एक नेता से जन्म लेती है, ये हम भी, हमारा देश भी, हमारा लोकतंत्र भी पहली बार देख रहा है। और ये एक त्रासद समस्या है, एक बहुत गहरी समस्या है, और इससे पार पाना इतना आसान नहीं है। ये अभी तो इसमें सीखने में, इसको समझने में और वक्त लगेगा। मैं नहीं जान रहा कि आपका क्या इसमें मत है। जो मैं कह रहा हूं, फैक्ट तो यही है। हम तो इसको डिबेट बढ़ा रहे हैं आज। हमें कुछ लगा कि ऐसा हो रहा है, हमें लगा कि इसकी कोई न कोई समाजशास्त्रीय परिभाषा बननी चाहिए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर तर्क कुतर्क आने चाहिए। तो इसके लिए हम एक तरह से पहल कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, या इसकी शुरुआत दूसरों ने की। हाँ शीतल जी, वैकल्पिक संसार या वैकल्पिक कल्पनाशीलता और ये सारी चीजें साइंस फिक्शन में, स्पेकुलेटिव फिक्शन में हमेशा से रही हैं। लेकिन हमेशा उसके पीछे ये जानकारी रहती थी, या ये एहसास रहता था, ये विज्ञता रहती थी कि वो कल्पना का संसार है। और वो वास्तव में, जब एक वैकल्पिक संसार आप फिक्शन में, नॉवल में लिखते हो, आखिर मिथक क्या है जी। मिथक जो है या जो लिखे जाते हैं, उनका कोई तथ्यात्मक बेस तो नहीं होता। रामायण लिखी गई या महाभारत है, महाकाव्य है हर देश के, लेकिन वैकल्पिक संसार में, मिथक में और रोजमर्रा के संसार में भेद खत्म हो जाता है। तो नॉर्मल कोर्स में जब चीजें सामान्य हैं, तो ये कल्पनाशीलता, वैकल्पिक संसारों की रचना, आखिर नॉवल एक वैकल्पिक संसार ही तो रचता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति, पूरा समाज एक अलग संसार कायम कर देता है। जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो आप उस संसार में चले जाते हैं, लेकिन वो हमारा रोजमर्रा का यथार्थ को समृद्ध करता है, उसमें नए आयाम पैदा करता है, सोचने के, समझने के, भावनाओं को खंगालने के। अब ये चीजें सीरियल्स में भी, टीवी में भी, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट इफ हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए सोचा कि अगर ऐसा नहीं होता इतिहास के इस पड़ाव पर तो क्या होता। जैसे हाल में एक सीरीज द प्लॉट अगेंस्ट अमेरिका नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग डिवाइस पे चल रही है, पॉपुलर भी होगी, जिसमें ये उसका नैरेटिव ये है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट खड़े हुए चुनाव के लिए, तो एक एविएटर, एक व्यक्ति था, बड़ा फेमस हो गया था, लिंडबर्ग। वो बेसिकली पायलट था, उसने ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट पहली बार अकेले की थी, तो हीरो था वो यूएस में। तो उस नैरेटिव में ये है कि रूजवेल्ट को उसने चुनाव में हरा दिया और वो राष्ट्रपति बन गया, और उसके कुछ एंटी जू उसके थॉट प्रोसेस थे। तो उसने फिर हिटलर के साथ समझौता किया, और जर्मनी और यूएस में बातचीत हुई, करार हुआ, और यूएस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं हुआ। तो 6 पार्ट में उसमें इसको एक कथानक के जरिए उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि तब यूएस में उसके क्या परिणाम हुए। और जाहिर है कि वो एंटीसेमाइट चीजें वहां होने लगी, हिंसा होने लगी। तो ये सारी चीजें तो समृद्ध करती हैं संसार को, लेकिन जब वैकल्पिक संसार या वैकल्पिक यथार्थ बन जाता है, और जो यथार्थ है वो सिरे से गायब होने लगता है, तो फिर ये बीमारी का सूचक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं दूसरे पक्ष के लिए, उस संसार के लिए, हम वैकल्पिक संसार, हम झूठ वाला संसार। तो इसमें दुख की बात यह है कि संवाद की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। इसी बात के साथ इसको समेटते हैं आज, क्योंकि समय से हम लोगों ने कम से कम 12-14 मिनट ज्यादा खर्च किए हैं। ज्यादा ले लिया। ये होता है कि अच्छी रही बातचीत। नहीं, बिल्कुल अच्छी रही बातचीत। इस तरह के प्रयोग लगातार सत्येंद्र पर करते रहते और करते रहेंगे।
और भले ही उसको बहुत कम लोगों तक के लिए मुश्किल होता है इस तरह के विषयों में रुचि पाना, जैसे क्योंकि रुचिकर नहीं है, ये गंभीर विषय है, लेकिन ये सब भी हमारी सामाजिक चर्चा के बीच होने चाहिए। हमारा ये अकीदा है और इसलिए हम ये पेश कर रहे हैं। तो फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।